तो पिछले वीडियोस में हम अयस्क के सांद्रण और ऑक्साइड में परिवर्तन वाले चरणों की चीज़ों को समझ चुके हैं। अब जो अगला चरण है वह है धातु में अपचयन। जो ऑक्साइड हमने बना लिया था उसको अपचयित करके धातु में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले जो कम सक्रियता वाली धातु होती है, जो सक्रियता श्रेणी में नीचे की तरफ आती है, जैसे मर्क्यूरी और सिल्वर, इनके ऑक्साइड को अगर हम देखें तो क्योंकि इनकी सक्रियता कम होती है तो इनका जो स्थायित्व होगा, इन यौगिकों का, इन ऑक्साइड का जो स्थायित्व होगा ये कम होगा। हम इन्हें थोड़ा गर्म करेंगे तो यह आसानी से अलग अलग हो जाएंगे, तो धातु अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस यहाँ से अलग हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो कम क्रियाशील धातु के ऑक्साइड हैं उनको केवल गर्म करने से ही धातु में प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में जो मध्यम सक्रियता वाली धातु के ऑक्साइड है उसको हम धातु में किस तरह से परिवर्तित करते हैं, तो इसके लिए हम किसी अपचायक का प्रयोग करेंगे। जैसे जिंक ऑक्साइड को जिंक में परिवर्तित करने के लिए हम कार्बन का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। कार्बन का उपयोग कर धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का भी उपयोग किया जा सकता है। अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि को अपचायक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इनसे कम क्रियाशील धातु को उनके ऑक्साइड या उनके किसी और यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो यह अभिक्रिया हो जाती है। एल्यूमिनियम ने मैंगनीज को इसके ऑक्साइड से विस्थापित कर दिया, यहाँ पर मैंगनीज धातु बन गई और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। इस अभिक्रिया में यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि धातुएं गलित अवस्था में प्राप्त होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एमीन जो है वह लिक्विड स्टेट में प्राप्त हो रही है। इसी तरह से इस अभिक्रिया में Fe को देखें, इसकी भौतिक अवस्था भी द्रवीय अवस्था है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की इस अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को हम हर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म कर इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है। इन धातुओं को हम विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को गलित अवस्था में रखा हुआ है। 2 इलेक्ट्रोड कैथोड एवं एनोड लगाकर यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का स्रोत हमने लगाया। जो धातु की छड़ नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ी हुई है उसे हम कैथोड कहते हैं और यहाँ पर जो पॉजिटिव से जुड़ी हुई है उसे हम एनोड कहेंगे। अब क्योंकि कैथोड के ऊपर ऋणावेश रहेगा तो एल्यूमिनियम आयन जो है वो कैथोड की ओर जाएगा और ऑक्साइड आयन जो है वो एनोड की तरफ स्थानांतरित होगा। जब एल्यूमिनियम आयन कैथोड पर जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो जाएगा और इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगा। इसी तरह से ऑक्साइड आयन एनोड पर जाकर के जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं उनका दान देगा और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का परमाणु दूसरे ऑक्सीजन के परमाणु के साथ मिल करके आणविक ऑक्सीजन का निर्माण करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। तो हमने यहाँ पर विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम धातु प्राप्त कर ली। एक और उदाहरण समझते हैं। यहाँ आपके पास में सोडियम क्लोराइड गलित अवस्था में है। कैथोड और एनोड हमने बना दी। कैथोड पर सोडियम आयन स्थानांतरित होगा और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाएगा। सोडियम धातु इस कैथोड के ऊपर निक्षेपित हो जाएगी। इसी तरह से क्लोराइड आयन एनोड पर जाकर के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का दान देगा और Cl2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से Cl2 गैस उत्सर्जित होने लगेगी। तो हमने देखा कि अयस्क का सांद्रण किस तरह से होता है, ऑक्साइड में किस तरह से परिवर्तित करते हैं हम सल्फाइड और कार्बोनेट को, और फिर हमने ऑक्साइड को धातु में अपचयित किया। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि धातु का शोधन किस तरह से किया जाता है।